मिलने है मुझसे आई वे जान ये तबाही, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। आ मिलने है मुझसे आई वे जान ये तबाही, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा और आप सुन रहे हैं कहानियों का संगम, जहाँ सिर्फ कहानियाँ पढ़ी नहीं महसूस की जाती हैं। आज की कहानी का नाम है लाती, जिसे लिखा है शिवानी जी ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोटियां सैनिटोरिया की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग क्षीण पीले चेहरे सूरज की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिर दर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीते जाने वाली बीमारी है, पर आज से कई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। बुवाली से भी अधिक मांग जब गोठिया सैनिटोरिया की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरिया के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का 2 गुना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रुगनी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता तो कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। सभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं बढ़ती। कभी मैं घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़ी गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानों की ओर बड़े लाड़ से मुस्कुरा देता। बानो का चेहरा बीमारी में एकदम पीला पड़ गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत सरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, न चाची, न ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजरे की चिड़िया आजाद तो कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डहनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसकती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सीक सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिन गोटिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम भी जवान हो और ये बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने भी रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पुत्र नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है।
पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता। कभी बानो के चिकने केशों को चूमता तो कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट बोर्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमान धूतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसकी स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी ना जाने बीमारी का घुन किस तरह आश्रित हो गया। टीबी लगने की पीड़ा से कर्राहती वह अपनी कदर्य गालियों का अक्षय भंडार खोल दे तो कभी लक्ष्यपति शशर को लक्ष्य बनाती। हे हमारे बुर्जो, आज ही कमाओगे छत्रपति, पर बहू तिठान को जा रही है तो उसकी बला से दुम उठाकर जैसे देखा वही मदजात नर से मौदा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी, तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा है कसम साला, पी के धुत होगा, किसी गोरी मेम को लेकर 2 महीने से हराम में झांकने भी नहीं आया है। दाढ़ी जारे की ठटरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों को सही हो। कप्तान हंस कर कहता, पूर्ण नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी में खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछे उखाड़ कर मुंह में ठूस देने की बात उसे इस तरह जमती है कि वह भागकर बानो को सुना आता है। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियों को काट दिया था। 1 वर्ष से भी एक बार भी उन्हें देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा कि नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा। कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूस देने के स्वप्न को अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के दौरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच कर ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाह थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी, जिंदगी कुछ ही पल की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर ना था। नित्य निकट आती मृत्यु ने बानो को चिड़चिड़ापन बढ़ा दिया था। जैसे इकलौती जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेल कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानो की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को कहती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे देह से सटाए लंबी चीड़ की छांव में बैठा रहता। बानो से विवाह के ठीक 3 ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और भूरी भूरी आंखों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, मैं उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो जाता। उसे देखकर ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान ने उसके मुंह से
धीमी फुसफुसाहट से उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर से ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटे थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा। बानो। उसके पहले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें बस छेड़ रहा था। कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होता है? भला सरोली, परोली, रमा, कश्ती। बह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी ही पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज था। कहाँ वह ठुसकेदार बावगा कप्तान और कहाँ ये हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छालियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया। उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भी खतरनाक लगा। उसके बाद कप्तान 2 वर्ष तक युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाशों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सीत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बीने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5 शेर उड़द पीस कर बड़ियां तोड़ी। कभी सुनती कि उसके पति को तो जापानियों ने कैद कर लिया है, वह अब कभी नहीं लौटेगा। सास और चाचियां सास के व्यंग बाण से छेद देते। वह घुलती गई। फिर एक दिन शय का तशक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चला गया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोटिया पहुंचा और एक प्राइवेट बोट के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिस घिस कर और भी बच्ची हो गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गई। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। कप्तान की बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने खोल दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के भीषण बस मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वदा निषेध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। पर चौथे दिन ही वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई।
बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days। इससे ज़्यादा नहीं बचेंगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न उठता ही नहीं था। 3 10 भरे महीने की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता नहीं करना चाहता था। भोवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा और मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बहा फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़ के हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो। यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई थी आज भी उसे नोटिस दे दिया गया है। आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान ने गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नो। पर फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपनी पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर तक चली जाती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबराकर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आए, नर्स आए, चौकीदार आया, पर बानो नहीं आई थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की सारी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह भागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपकाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है, जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाटी, ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया। तो बेचारा कप्तान तो सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी और दूजों की बीवी भी थी, जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूल गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और एक बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान की बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद भी निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास के बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। से कोट गोदाम से चलकर गोठिया देखा, पर वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रैंड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। भोपाली चले। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवा कर उसने अपनी स्वीट गाड़ी भोपाली की ओर मोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मास्टर शरीर की गोरी रमक बिखेरती प्रभा बैठी। भोपाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल में कलाई के गिलास में चाय पियेंगे हनी। वह बोली। कप्तान अब मेजर था तो मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी। वह बोला, भाड़ में।
कहकर प्रभा ने अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिफ से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं में एकदम काली कीटली में चाय उबल रही थी। खूब गरम 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था, अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भल्ला हो भल्ला, कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दाना थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा बामन जो की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी भी है। क्यों नहीं, दुकानदार ने बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी ये भागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बुरी अंधेर वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दामिड़ सी दंत पट्टी दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वस्थ स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी। गूंगी जहाँ पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या वह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, ये लाठी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जिसका? प्रभा मुग्ध लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मिमिषा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जिबड़ी इसकी कहीं कटकर गिर गई थी। राम जाने वह कौन था। वह गली में चरइयो था, भाव ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया, भयंकर छह रोग था इसको, एक एक से खून गलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोग ठीक हो गया। ए लाठी, जीभ दिखा। धू धू कर लाठी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी, पर जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर। सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने पति को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक करके हंसती है, हरामी। अब प्रभु इसका मालिक है और प्रभु इसका सहारा। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कर जैसे विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी। उठ साली लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मुग्ध हंसी से मेजर का हृदय भीत कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल लगाकर मेजर कह सकता, मेरी बानू बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जवान के पीछे की दबी दुनिया, गूंगी पिछली जिंदगी बोल पाती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गया था। पीछे लौटकर पिछड़ी को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोज में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी,
गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सके। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बुढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी है। प्रभु ही अब उसका मालिक है और प्रभु ही उसका सहारा था। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वह कहानी जल्द से जल्द डबिंग करके लाऊं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलने है मुझसे आई वे जान ये तबाही किस